कोरोना वायरस की वजह से पैनिक तो हर जगह पे है, लेकिन क्या कोरोना वायरस पे हम अच्छे तरीके से लोगों को मशवरा दे पा रहे हैं? एचए रिसर्च एंड फार्मा के साथ एक इनिशिएटिव शुरू किया है। कोविड-19 का आरओ है 2.3। 2.23 का मतलब ये है कि आपका एक पेशेंट कैरी करेगा मिनिमम 2 पेशेंट्स को। BCG जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन है वो अपने बच्चों में लगवाना छोड़ दी, उनमें रेट ज़्यादा है। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू दिस रीजन और हमें केसेस उस तरह नहीं मिल रहे जितना हमें यूरोप में देखने में आ रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम अपने आप को आइसोलेट करें, आज हम अपने आप को सोशल डिस्टेंसेस करें। सैनिटाइजर्स जो CDC गाइडलाइन पे डेवलप किया गया हो या WHO की गाइडलाइन पे डेवलप किया हो उसको इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ताहिर महमूद और आपके साथ पहले 2 प्रोग्राम्स किए हैं। तीसरा प्रोग्राम हेल्थ पॉइंट का एक नया प्रोग्राम, एक नया टॉपिक लेके आज हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त पिछले 2 महीने में जितनी बात कोरोना वायरस, इसके फैलाव पे, इसके पॉसिबल जो प्रिवेंशंस हैं उन पे, डेथ टॉल पे और इतनी बातें हो चुकी हैं कि अब बेहतर यही है कि ना सुना जाए, चुप करके घर में रहा जाए, इंजॉय किया जाए टाइम को और कोशिश ये की जाए कि इसका स्प्रेड ना हो। लेकिन नाजरीन, आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ ये भी कोरोना वायरस से रिलेटेड है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, स्टार्ट किया कि कोरोना वायरस पे कुछ ना सुनिएगा और अब हम ये बात करने लगे हैं कि कोरोना वायरस के ऊपर क्या बात हो सकती है। नाजरीन, मेरे प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि नाजरीन कोरोना वायरस से होने वाला फ्लू और आम फ्लू, इसमें डिफरेंस क्या है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक एक्सपर्ट से वो तमाम बातें पूछेंगे जो आप भी पूछना चाह रहे हैं और मैं भी पूछना चाह रहा हूं। तो चले शुरू करते हैं प्रोग्राम को। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंटरनेशनली जो बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई, किसी ज़माने में मीज़ल्स हर जगह होता था और जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आई थी पूरी दुनिया के अंदर एक पेंडेमिक की सूरत में था वो। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ जो शेयर करने वाली है वो ये है कि जब भी किसी डिजीज़ के स्प्रेड को देखा जाता है, स्प्रेड मीन एक बंदे से दूसरे बंदे को जो वो डिजीज़ लगती है, स्प्रेड के लिए जो बेसिक यूनिट है, जो यार्डस्टिक है, उसको कहते हैं बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर या और नॉट। नाज़रीन, आमतौर पे देखा ये जाता है कि तमाम सिम्टम्स जो कोविड-19 के हैं वही सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट जो सीजनल फ्लू के हैं, लेकिन जहाँ डिफरेंस है वो 2 चीज़ों में है। सबसे पहले है और नॉट में, जो मैंने अभी आपसे बात की कि बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। नाज़रीन, होता क्या है? आरओ से मुराद ये है कि अगर एक बंदे को फ्लू होता है तो इसका आरओ है 1.3, यानी उससे या 2 बंदों को होगा या अगले 2 बंदों से फर्दर 2 बंदों को होगा। यानी वो 1.3 से मुराद एक बंदे को होगा, अगली दफा 2 बंदों को होगा, फिर एक बंदे को होगा, फिर 2 बंदों को होगा। अच्छा नाजरीन, इसको जब हम स्प्रेड करते हैं शीट पे तो हम ये देखते हैं कि आफ्टर 10 साइकिल्स 56 लोग आमतौर पे इंपैक्ट होते हैं सीजनल फ्लू से अगर ये वायरस फैलता जाए। अब नाजरीन, हम देखते हैं कोविड-19 का आरओ है 2.3। अब 2.23 का मतलब ये है कि आपका एक पेशेंट कैरी करेगा मिनिमम 2 पेशेंट्स को। वो जो 2 पेशेंट्स होंगे वो अगले 2 पेशेंट्स को और वो 2 पेशेंट अगले 2 पेशेंट्स को। इंटरेस्टिंगली 10 साइकिल्स के बाद ये नंबर हो जाता है 2057। इमेजिन करें, इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन सीजनल फ्लू एंड कोविड-19? कहाँ एक पेशेंट से 56 और कहाँ एक पेशेंट से नाजरीन 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स। अब इसके अंदर नुकसान क्या होता है? नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लाहौर की। लाहौर की जो आबादी है, हम पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम स्पेसिफाइड एरिया की बात करेंगे। इससे जनरलाइज कर सकते हैं हम पूरे पाकिस्तान के इसके इम्पैक्ट को। लाहौर की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 करोड़ है, प्लस माइनस। नाजरीन, अगर इस 2 करोड़ की आबादी के ऊपर हम इम्पैक्ट देखें और कोरोना वायरस का, तो ये है जो इस वक्त इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं और इंटरनेशनल जो नंबर्स हैं वो ये कहते हैं, स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं
कि ये होता है बिटवीन 40 to 70% प्रेवलेंस होती है। अब हम इसका मीन निकालते हैं, दैट इज 50%। 50% से मुराद ये है नाजरीन कि अगर ये 50% हमारी इस पॉपुलेशन को इम्पेक्ट करे तो हमारे पास 75 लाख से 10 मिलियन तक लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, 1 करोड़ तक लोग। और इसमें वैसे सब जानते हैं कि डेथ टोल इतना हाई नहीं है, डेथ टोल है इसका 3%। हम 3% को ही कंसिडर कर लें नाजरीन, तो आप सोचिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, अगर लॉकडाउन ना हो, अगर प्रिवेंशंस ना ली जाएं, तो 3% कितना बनता है नाजरीन? 1 करोड़ का 3 लाख लोग। ये वो लोग हैं जिनकी मोर्टेलिटी की बात कर रहा हूं, डेथ्स की बात कर रहा हूं। इससे पहले जो आईसीयूज के लिए लोग होंगे वो अराउंड 20% ऑफ दोज डिजीज्ड लोग होंगे, क्योंकि 80% ठीक हो जाते हैं। क्या 20 मिलियन को हम कैटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन 20 मिलियन को अगर हमने मिनिमाइज करना है तो उसके लिए यही बेस्ट तरीका है, विच इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। हम इस वक्त एक वॉर फेज में है। हम बाहर रोड पे निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वो जगहें जहां पे हमें ओवर क्राउडेड नजर आती थी चीजें, वहां पे मिनिमाइज हो गए हैं लोगों के नंबर्स, गाड़ियां कम हैं, लोग कम हैं। शॉपिंग से लेके, शॉपिंग मॉल्स तो वैसे ही आप जानते हैं बंद हैं, शॉपिंग से लेके बाकी तमाम चीजों तक इस वक्त शट डाउन है। नाजरीन, इसका लॉन्ग रन में हमें बेनिफिट होगा। अगर हम इसको बेनिफिट के लिए नहीं यूज करेंगे तो नुकसान हमारे लिए क्या होना है कि हम जानते हैं कि नंबर हमें बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है क्योंकि इसका और नॉट बहुत हाई है। अब नाजरीन आप देखिए, पिछले साल सीजनल फ्लू से अमेरिका के अंदर 60,000 डेथ्स हुई। सीजनल फ्लू मैंने पहले आपसे बात की, और नॉट उसका कितना है? 1.3। 1.3 के साथ हमने देखा कि 10 साइकिल्स के बाद 56 लोग इंपैक्ट होते हैं। तो डेथ्स कितनी हुई नाजरीन? 60,000। और जहां पे कोविड-19 में आपके 10 साइकिल्स के पास 2000 लोगों के इन्फेक्टेड होने के चांसेस है, आप इमेजिन करें उसका डेथ टोल क्या होगा वर्सेस 60,000। हम ये सोचें कि अब दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, और दूसरा ये है कि लेट्स फाइट इट। और ये वाहिद दुनिया में बीमारी है जो हमें नियर टू नेचर लेके जाती है। नाज़रीन, क्या हमें सिखाया जाता था? हमारे दीन में भी हमें यही सिखाया जाता है कि आप फैमिली को टाइम दें, लोगों के अपने घरों में बेहतर तरीके से रहें। अब आप नोटिस कीजिएगा, जो नेचर थी वो रिवाइव हो रही है। पूरी इंटरनेशनल इस वक्त जितनी साइंटिफिक फैटर्निटी है वो एक ही बात कर रहे हैं कि जी जो नासा है और बाकी जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड लोग हैं वो कह रहे हैं जी ओजोन दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो गई है और मुमकिन है कि वो बिल्कुल रिपेयर हो जाए। मुझे तो लगता है ये कॉल अल्लाह ताला की तरफ से है, ये कॉल नेचर की तरफ से है कि कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना था और तमाम वो प्रोसेसेस जो डेविस्टेट हो रहे थे, जो डिटेरियोरेट हो रहे थे, जो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, उनको रिपेयर करना था। और इसकी वजह से कोविड-19 हमारे दरमियान, और हम इससे फाइट करने के लिए तैयार भी हैं। सिर्फ जो बेसिक काम है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जिस भी कोशिश कीजिए कि जिस भी इंडिविजुअल से आपकी मुलाकात हो वो सैनिटाइज्ड हो, आप सैनिटाइज्ड हो। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि लोग सिंपली हाथों को वॉश करते हैं और वॉश करके छोड़ देते हैं। इसके अंदर एक और ट्रिविया मैं आपको बताऊं नाज़रीन, पानी बहुत कीमती है। मत भूलिए, जब आप वो 20 सेकंड तक हाथ धो रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि नल बंद हो, क्योंकि इसको भी हमने सेव करना है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज यूज हो रही है वो पानी यूज हो रहा है। आप जानते हैं स्केर्स है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं होगा। तो इन रिसोर्सेज को भी देखना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं हाथ धोने के लिए कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे नेल्स। इनको प्लीज जरूर साफ कीजिए, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अदरवाइज कभी भी हाथ वॉश करने का ऑब्जेक्टिव आपका पूरा नहीं होगा। उंगलियों के दरमियान अच्छी तरह से साबुन लगा के और बहुत बेहतर तरीके से धोएं। मुझे पता है आपने बार बार देखा होगा, लेकिन ये हर दफा हम आपको बताएंगे। ये इसलिए बताएंगे कि इसके बगैर हम नहीं अचीव कर सकते सैनिटाइजेशन। दूसरी बात,
सैनिटाइजेशन के लिए जो सैनिटाइजर्स यूज़ होते हैं उनकी रिकमेंडेशन WHO ये कहता है कि उनमें 60% से ज़्यादा एथेनॉल होना चाहिए। हमारे यहाँ अपॉर्चुनिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। कई सैनिटाइजर्स ऐसे हैं जिनको आप फील करेंगे कि लगता है डिटर्जेंट है, उन्होंने इफ़ेक्टिव नहीं होना आपके लिए, उन्होंने इफ़ेक्टिव नहीं होना हमारे लिए। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वही वाला सैनिटाइज़र लीजिए जो 60% से ज़्यादा एथेनॉल कंसिस्ट करता हो, जिसके अंदर 60% से ज़्यादा एथेनॉल मौजूद हो। दूसरी बात वो है मास्क। देखिए नाज़रीन, पहले ये सोचा जाता था कि, और कुछ दिन पहले तक, ये कोई पुरानी बात नहीं है, कोविड-19 के दरमियान में भी ये बात हो रही थी कि शायद मास्क उतनी हाइप है, जितनी हाइप है उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मास्क की ज़रूरत है। मास्क पहनने वाला अपने ड्रॉपलेट से बाकियों को बचाएगा। तो क्लू क्या है? आप बाहर जाएं, अपने साथ अगर मास्क रखें, कोई भी बंदा आपको मास्क के बगैर नजर आए उसको पहनाएं। बेसिकली आपके मास्क से आप नहीं बच रहे बाहर से, आपके ड्रॉपलेट से आपकी जो ट्रांसमिशन है इन एयर, आपकी ब्रीदिंग से हो रही है, स्नीजिंग से हो रही है, कफ से हो रही है, उससे दूसरे बचते हैं। तो अब वो जो दूसरे को दे रहे हैं आप, उसको नहीं बचा रहे, उससे अपने आप को बचा रहे हैं। तो नाजरीन, ये कुछ चीज़ें वो थी जो मैं समझता हूँ कि आज हमें अडॉप्ट करनी है, इनको लेके चलना है, और मेरा ख्याल है कि इनको करते हुए हम बहुत सक्सेसफुली अपने इस कोविड-19 के चैलेंज को मीट कर जाएंगे और कोविड-19 के चैलेंज से हम बाहर निकल आएंगे। इसके बाद हम चलेंगे नाजरीन प्रोग्राम के दूसरे पार्ट की तरफ। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अपने हेल्थ एक्सपर्ट से, और वो हैं आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर शहजाद ज़हीर कुरैशी। नाज़रीन, डॉक्टर शहजाद ज़हीर कुरैशी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एजे रिसर्च एंड फार्मा में, और इसके साथ एक क्लिनिशियन हैं। ये हमें एक व्यू देंगे ना सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे, बल्कि एक फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट के तौर पे भी, और चूंकि इकॉनमी पे भी इनकी एक गहरी नज़र है बीइंग हेड ऑफ कॉरपोरेट, तो ये हमें बेहतर बता सकेंगे कि हम कैसे और किस तरह से इस कोविड-19 के चैलेंज को फुलफिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम स्पेयर किया और आज के हमारे इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के लिए आपने अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया। डॉक्टर साहब, बहुत बातें हो चुकी हैं मीडिया पे, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जितना कुछ मीडिया पे दिखाया जा रहा है उससे ज़रा सा डिफरेंट और मोर प्रोडक्टिव डिस्कशन के ऊपर बात करें। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आज ज़रा आप हमें ये बताएं कि सीजनल फ्लू और कोविड-19 में बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है? Tahir, I think a lot have been already said about the signs and symptoms of coronavirus. इसमें कफ होती है, स्नीजिंग होती है, इसके अंदर ब्रेथलेसनेस होती है। ये सारी चीज़ें हमें टेलीविज़न से भी पता चल रही हैं, ट्वीट्स पे भी पता चल रही हैं और व्हाट्सएप पे आ रही हैं। मगर दिस इज़ वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवर इंफॉर्मेशन इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। आज से 1 महीना पहले जो हम जानते थे, आज उससे बहुत ज़्यादा जानते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हमें आज देखें तो हमें कल ये नहीं पता था कि इसके सिम्टम्स में एनोस्मिया भी एक सिम्टम है, यानी कि आपकी स्मेल इफेक्ट होती है, जो कि रिसेंटली रिकमेंड किए अमेरिकन सोसाइटी ने कि इसको भी ऐड किया जाए। हमें कल ये पता था कि ये ड्रॉपलेट से कम्युनिकेट होता है, ट्रांसमिट होता है एक आदमी से दूसरे से। मगर अगर आप लेटेस्ट देखें स्टडी जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी है, उसके हिसाब से ये हवा में भी रहता है और 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। ये इन्फॉर्मेशन कल नहीं थी हमारे पास। रिसेंटली एक प्रोग्राम में वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम ने मेंशन किया है कि इसकी ट्रांसमिशन थ्रू यूरिन और थ्रू फीसेस भी हो सकती है, इसलिए कि इसका उसके अंदर भी इसके वायरस को आइडेंटिफाई किया गया है। सो आप देखिए, ये इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है और उसके हिसाब से ही हम अपने आप को इक्विप कर रहे हैं। जिस वक्त स्टार्ट हुआ था तो 2 राय थी कि आप मास्क पहने या ना पहने, इससे फ़ायदा है कि नहीं। आज इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस कह रही हैं कि जब आप बाहर निकलें आप मास्क ज़रूर पहनें। हम इस वक्त एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां एक इन्फॉर्मेशन दुनिया के एक हिस्से से राइज करती है और पूरी दुनिया में डिसेमिनेट हो जाती है, फैल जाती है।
इसका फ़ायदा भी हो रहा है, हम उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी मॉडस ऑपरेंडी को चेंज कर रहे हैं कि हमने आज क्या करना है। फ्लू और कोविड-19 में कुछ सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन है, जो कि हमें पता है कि क्योंकि ये एक फ्लू की ही वैरायटी है, मगर ये ज़्यादा शदीद है, इसके साथ मॉर्टेलिटी हाई है। तो फ्लू में आपको जनरली कॉफ नज़र आती है, स्नीजिंग नज़र आती है, उसमें आपको फीवर नज़र आता है। मगर जो कोविड-19 में कॉफ हो रही है ज़्यादातर ममालिक में, ज़्यादातर पेशेंट्स को वो ड्राई कॉफ है। जो स्नीजिंग है वो उसमें भी कॉमन है। बुखार वेरी कर रहा है। आज हम जो लेटेस्ट डेटा है वो हमें बता रहा है कि जो बुखार है वो 2 से 14 दिनों के दरमियान किसी वक्त भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हो। ये सिम्टम्स वेरी कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं फ्लू को और कोविड को तो कुछ और सिम्टम्स भी ऐड ऑन हो रहे हैं, यानी कि उसका ड्यूरेशन जो है सिम्टमेटोलॉजी का 2 से 14 दिनों के दरमियान है, जो कि फ्लू में आमतौर पे ऐसा नहीं होता। इसके अलावा एनोस्मिया जो कि ऐड किया गया है कि वो स्मेल से रिलेटेड आपको स्मेल आना बंद हो जाती है या कम हो जाती है, ये आमतौर पे फ्लू में इतना प्रिडोमिनेंट नहीं होता। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है, जब हम देखते हैं कि एक आदमी जिसको फ्लू होता है उससे ट्रांसमिशन का जो रेट है वो खासा कम है फ्लू में एज़ कम्पेयर टू कोविड। कोविड में ये एक्सपोनेंशियल है। जब भी हम देखते हैं बहुत सी मिसालें जहाँ एक पेशेंट से एक पूरी कम्युनिटी इफ़ेक्ट हो गई कोविड में बहुत से मुल्कों में। सो इन दोनों की इंटेंसिटी का फ़र्क है, इनके एंड रिज़ल्ट का फ़र्क है और बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क है। बहुत से ममालिक में इसी वजह से आप देख रहे हैं कि शराय अमवात बहुत हाई हैं, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसमें हमने रिसेंटली इटली में देखा, स्पेन में देखा, जर्मनी में देखा और यूएस में। इस वक्त इन रियलिटी सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो यूएस में हैं और सबसे ज़्यादा जो डेथ मोर्टेलिटी में जो आज का डेटा है वो ये बता रहा है कि वो हाईएस्ट है इन यूएस। अगर हम आज का डेटा देखें तो इस वक्त 9 लाख से ज़्यादा पेशेंट, 9,30,000 से ज़्यादा पेशेंट अराउंड द वर्ल्ड कोरोना के हैं और ये मैं बात कर रहा हूँ 2 अप्रैल को। और अगर हम डेथ्स देखें तो ओवर 37,000 डेथ्स ऑलरेडी वर्ल्ड मीटर पे आ रही है। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि यूएस में और यूरोप में बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कोविड-19 का इंसिडेंस यूरोप में और यूएस में बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये तो स्टैटिस्टिक्स भी कह रहे हैं, चाइना से भी आगे निकल गए, इटली, स्पेन, इवन नाउ यूएस। तो डॉक्टर साहब, जो हेल्थ स्ट्रक्चर उनका है, जितना उनके वहाँ पे बजट स्पेंड किया जाता है, जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ है, ये तो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है सर। कि अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस सब कॉन्टिनेंट में, ओवरऑल अफ्रीका में ना होने के बराबर इंसिडेंस है और वहाँ पे इसका इंसिडेंस मैचलेस है। इसकी क्या रीज़न है आपके नज़दीक? ताहिर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि और ये क्वेश्चन के डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिनका हेल्थ केयर स्ट्रक्चर हमसे बहुत बेहतर है, उनमें शराय अमवात और रेट ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा क्यों है? ये दिस इज़ वन क्वेश्चन विच इज़ puzzling everybody around the world. There are a number of data which is pouring in. एक recent study 2 दिन पहले न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ की है। वो डेटा ये कहता है कि वो ममालिक जिनमें आज BCG नहीं लग रहा, यानी कि उन्होंने BCG जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन है वो अपने बच्चों में लगवाना छोड़ दी, उनमें रेट ज़्यादा है। ये सारे वो ममालिक, अगर आप 180 ममालिक में से देखें तो 23 मुल्क ऐसे हैं जहाँ उनके रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में BCG नहीं लगती, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और सराउंडिंग कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में BCG एक रेगुलर प्लान का हिस्सा है वैक्सीनेशन का। नाउ दे आर ट्राइंग टू पॉइंट देयर फिंगर्स टुवर्ड दिस कि वो वाले ममालिक जिनमें BCG लगी हुई है, समहाउ इट इज़ कॉजिंग और क्रिएटिंग सम इम्यूनिटी इन द पीपल, जिसकी वजह से इस जगह पर इन पेशेंट्स में जनरली इन्फेक्शन का रेट कम है, उनकी both in terms of number of people and both in terms of mortality numbers low है। अब ये ज़ाहिर बात है, एक हाइपोथेसिस है, अभी वसूख से हम कुछ भी नहीं कह सकते, मगर डेटा जो शो कर रहा है उसमें एक पॉइंट ये भी है। दूसरा एक और है कि इन ममालिक में जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग की
जिसके नतीजे में जो पॉजिटिव केसेस हैं वो सामने आ गए। और पाकिस्तान में अभी हम इनिशियल फेज़ में हैं जहाँ पे हम ग्रेजुअली अपनी टेस्टिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। हर मुल्क की अपनी एक लिमिटेशन होती है, हमें भी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द किट्स विद इन द कंट्री, ये लिमिटेशन इनिशली थी जिसकी वजह से डायग्नोसिस कम है। मगर शरह अमवात अगर होती ज़्यादा तो वो सामने आ जाता, वो नहीं छुप सकता था। सो एक इम्पैक्ट तो है कि अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू दिस रीजन और हमें केसेस उस तरह नहीं मिल रहे जितना हमें यूरोप में देखने में आ रहा है। मगर एक और बात है कि हर एपिडेमिक, हर इन्फेक्शन के वेरियस फेजेस होते हैं। इनिशियल फेज़, इनिशिएशन के बाद एक एक्सेलरेशन का फेज़ आता है जिसमें केसेस ड्रास्टिकली, एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में अगले 2 से 3 हफ्ते इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि अब हम इस फेज़ में से, इनिशियल में से एक्सेलरेशन फेज़ में दाखिल होने वाले हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज हम अपने आप को आइसोलेट करें, आज हम अपने आप को सोशल डिस्टेंसेस करें। दुकानों पे अभी भी जो खुली हुई हैं, जैसे कि चाहे वो फार्मेसी की हों, चाहे वो बेसिक ग्रॉसरी आइटम्स की हों, आप देखें लोग डिस्टेंस नहीं रख रहे अभी भी। सो दिस अवेयरनेस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स अ ग्रेट चैलेंज कि आप उसको फॉलो करें और उसको जितना रिस्ट्रिक्ट करें उसको हम इस वबा से अपने आप को बचा सकेंगे। नहीं तो ये अगर फैली तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे तरीके से आपने एलैबोरेट किया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम वी आर इन मिड ऑफ दिस वॉर, मुझे ये बताइए सोशल डिस्टेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डॉक्टर साहब कितना इंपॉर्टेंट है मास्क और सैनिटाइजर्स का यूज़, क्योंकि डॉक्टर साहब कहने के बावजूद भी रोड पे जब आप देखते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगता है कि शायद एक्सपोज हो जाएंगे बहुत जल्दी इस डिजीज़ को, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो डॉक्टर साहब कैसे उसको बचाया जा सकता है? ताहिर, आई थिंक जो इस पर की है कि जब हम एक्सेलरेशन फेज़ में एंटर हो रहे हैं और जिसमें हम अपने केसेस को रोकें और कम करें, उसमें जो की फैक्टर है अराउंड द वर्ल्ड वो आइसोलेशन है। आप अपने घरों से ना निकलिए जब तक कि आपको बहुत ज़रूरी कोई खाने पीने की चीज़ या दवाई लेने के लिए निकलना ना पड़े। और मेरे ख़्याल से ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसमें मास्क का रोल भी इम्पॉर्टेंट है और सैनिटाइजर्स का भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप घर में या ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर आप हाथ धो सकते हैं, ये हर मीडिया, हर आदमी को आज पता है कि हाथ धोने की इम्पॉर्टेंस है, आप हाथ को धोइए। आज ये भी सबको पता है कि कम से कम 20 सेकंड धोने की ज़रूरत है, तो एक ये फैक्टर तो है। मगर जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना ज़रूरी है, इसलिए कि आप अगर आपको फ्लू है या आपको खुदा न खास्ता आप पॉजिटिव हैं तो आपके ड्रॉपलेट्स के थ्रू, आपकी कॉफ के थ्रू, आपकी स्नीजिंग के थ्रू आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ये उन ड्रॉपलेट्स को रोकेगा और मास्क के अंदर कटेल करेगा, जिससे एक वास्ट मेजॉरिटी, अगर आप किसी भी पब्लिक जगह पर हैं, चाहे दुकान हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे फार्मेसी हो, वहाँ औरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। तो मास्क का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम पहले शुरू में उसको डाउट कर रहे थे, आज इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस चेंज हो रही हैं और वो मास्क को रिकमेंड कर रही हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ट्रांसमिशन हो सकती है, वो ड्रॉपलेट्स जिस सरफेस पे गिरेंगे उधर से अगर आपका हाथ लगेगा तो आप अपने अगर मुंह तक ले जाएंगे। टी जोन का जिक्र हमने पहले भी किया कि वो वाला एरिया जो कि आँखों का है, नाक का है और मुंह का, उसके थ्रू आप इन्फेक्ट होंगे। तो एक तो चीज़ जान लीजिए, जब बाहर निकलें तो आप सैनिटाइज़र लगा के निकलें। अगर किसी चीज़ को आपको छूना पड़े, जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए या कोई चीज़ उठाने के लिए, तो अपने हाथ को मुंह तक ना ले जाएं। अगर आप अपने चेहरे तक नहीं लेके जाएंगे तो आप अपने ट्रांसमिशन को रोक सकेंगे। बेशक आपके हाथों पे वायरस होगा जिसे आप घर आके धो सकेंगे, या अगर आपके पास सैनिटाइज़र अवेलेबल है तो आप उसको वहीं पर मार सकेंगे। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप चीज़ें, सामान घर लेकर आते हैं, उसके लिए बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। फार्मा में हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जब हमारा रॉ मटेरियल आता है जिससे दवाइयाँ बनती हैं तो हम उसे एक ख़ास कमरे में रख देते हैं और उस कमरे में क्वारंटाइन करते हैं, यानी कि पहले उसको स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर लेते हैं और फिर 24 से 48 घंटे हम उसको नहीं छूते और वो उस जगह रखा रहता है और उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं अंदर
रिसीविंग रूम में लेके जाते हैं। यही प्रोसीजर आज हमें घरों में करने की ज़रूरत है। आप जो सामान लेकर आएँ उसे कमरे के एक डेडिकेट कर लीजिए, या कमरे का हिस्सा या कोई कमरा, और उसमें रख दीजिए, इसलिए कि इसकी एक लाइफ है मटेरियल के ऊपर। ये आपके प्लास्टिक के ऊपर एक ख़ास घंटों तक रह सकेगा। मैक्सिमम जो टाइम है वो 2 से 3 घंटे है। आपके फ़िज़ा में जिस तरह 2 से 3 घंटे, इसी तरह 2 से 3 दिन है प्लास्टिक के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर। वो कहते हैं कि इट इज़ समथिंग लाइक 24 आवर्स तक वो उसके ऊपर रह सकता है। जब आप उसको वहाँ पर छोड़ देंगे और उसके बाद उसे धो के इस्तेमाल करेंगे तो आप मिनिमाइज़ कर लेंगे अपने चांसेस कि आपका वायरस बाज़ार से आपके घर तक नहीं आ सकेगा। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि आज वायरस आपके घर नहीं आएगा, आप वायरस को खुद लेकर आएंगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन योर होम by on its own. It is only that you will go out and get it for you, yourself and for your family. So आप उसे रोकिए, उसको क्वारंटाइन करें मटेरियल को, उसे जो चीज़ें धुल सकती हैं उन्हें धो के इस्तेमाल करें। जैसे आप अगर चावल, दाल या कोई भी ऐसी चीज़ ला रहे हैं जो कि प्लास्टिक के लिफाफे में, तो उसको आप धो लीजिए पानी के साथ और सोपी वाटर के साथ, यानी कि साबुन और पानी मिला हुआ। उससे उसके मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चांसेस हैं कि वो उससे मर जाएगा। और अगर आपके पास सैनिटाइज़र है जो कि अल्कोहल बेस्ड है तो उसको आप स्प्रे कर लें तो उससे जरासीम मर जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त मार्केट में बहुत से सैनिटाइज़र्स आए हैं, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सैनिटाइज़र्स जो CDC गाइडलाइन पे डेवलप किया गया हो या WHO की गाइडलाइन पे डेवलप किया हो उसको इस्तेमाल करें। हमारी लोकल गाइडलाइंस भी पाकिस्तान की वही हैं कि उसमें अल्कोहल का कंटेंट 60% से ज़्यादा होना चाहिए। 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो तो वो आपके चांसेस ख़त्म कर देता है कि वायरस ज़िंदा रहे और वो ट्रांसमिट करे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर वेरी राइट। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हेल्थ के ऊपर हमने बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि ये कितना बड़ा चैलेंज है हेल्थ के लिए। यूरोप, अमेरिका कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा इसके ऊपर। इस वक्त एक पूरा पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है, क्योस क्रिएट हुआ हुआ है अक्रॉस द ग्लोब। ये बताइए इसके इकॉनमी पे क्या असरात आप देख रहे हैं, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं और आपको पता है कि ये इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री है जो इस डिजीज़ के टाइम पे फ्लरिश कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर है फार्मेसीज़ ओपन है, इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। लेकिन ओवरऑल आप क्या समझते हैं इसका इम्पेक्ट क्या आना है इस सारे मामले का इकॉनमी के ऊपर? देखिए, जो रियल चैलेंजेस हैं वो फार्मा इंडस्ट्री से ज़्यादा दूसरी इंडस्ट्रीज़ को हैं। फार्मा इंडस्ट्री इसलिए टू एन एक्सटेंट सेफ्ड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिजीज़, और उसमें जो बीमारी के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं या बाकी इन्फेक्शंस के लिए भी जो होती हैं उसको जनरली एग्जेम्प्ट किया गया है। आज भी प्रोडक्शन हाउसेस खुले हुए हैं, फार्मेसीज खुले हैं और बेसिक सप्लाई चेन आपकी चल रही है, जिसकी वजह से दवाइयों की मूवमेंट हो रही है। मगर इससे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं। द रियल चैलेंज जो कोरोना के दौरान अगर ये एक्सटेंड हुआ फॉर अ लॉन्गर पीरियड और उसके बाद would not be the disease itself but the economic crisis, the poverty, the starvation. देखिए, आज अगर हम वर्ल्ड मीटर पे देखें तो 37,200 केसेस 2020 में कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। अगर हम स्टारवेशन और उससे रिलेटेड डिजीजेस पे देखें तो 2.27 मिलियन केसेस ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उसकी वजह से। नाउ दीज आर टू वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट फिगर्स। एक जिसकी हाइप नज़र आती है मीडिया पे भी एंड एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर इट। दूसरा, स्टारवेशन एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड ऑलरेडी है विच कैन गो वर्स बिकॉज ऑफ कोरोना। योर इकोनॉमिक मेल्टडाउन इज़ कमिंग फॉर ऑल द कंट्रीज़। आपके काम रुक रहे हैं, आपके बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोग आउट ऑफ जॉब हो रहे हैं, लोगों को कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, वो बाहर नहीं निकल रहे। सो दिस इज़ अनदर क्राइसिस जो मुंह खोले हुए खड़ा हुआ है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये स्पाइक और उसका जो डी एक्सेलरेशन वाला फेस है वो जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए हम उतनी जल्दी इसमें से निकल सकेंगे। एट प्रेजेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि हाउ लॉन्ग वुड इट एक्चुअली लास्ट। देयर आर पीपल हु आर
प्रिडिक्टिंग और एज्यूमिंग कि शायद ये 3 से 4 महीने में सेटल हो सके, मगर लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अगर ये एक्सटेंड हुआ इससे ज़्यादा तो इवन द बेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द रिच कंट्रीज एज वेल, दे विल गो थ्रू अ वेरी वेरी टफ एंड डिफिकल्ट टाइम। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के एंड पे मैं चाहूँगा कि आप जनरल पब्लिक को एक मैसेज दे दें जिससे उनकी हेल्प हो जाए टू फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। देखिए, जो सेंड ऑफ मैसेज जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। जैसे मैंने कुछ चीज़ों को मेंशन किया, आज जो मैसेज है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप वो गाइडलाइंस फॉलो कीजिए जो क्रेडिबल अथॉरिटीज़ दे रही हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनली। रिपीटेडली वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम टेलीविज़न पे आ रहे हैं, आपके हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या करने की ज़रूरत है उसको फॉलो करें। इसके साथ पैरेलल एक डिसइंफॉर्मेशन चल रही है जो कि ट्वीट्स पर है, जो कि फेसबुक पे है। कोई कहता है लहसुन खा लो, कोई कहता है हल्दी खा लो, कोई कहता है ये कर लो, उससे अपने आप को खुदारा बचाइए। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें शायद आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करती हो, मगर इसका कोरोना में कोई रोल नहीं है। सो डोंट फूल योरसेल्फ विद अ डिसइंफॉर्मेशन विच डज नॉट हैव अ साइंटिफिक बेसिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, बेसिक गाइडलाइंस वही हैं, हाथ धोइए, और जब भी आप किसी बैरूनी चीज़ को, जो चीज़ बाहर से आई भी हो या आप बाहर गए में हो, उसके बाद आके हाथ धोइए, अपना मुंह धोइए और अपने हाथों को मुंह पे कम से कम लगाइए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए जब बाहर जाएं, और ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए जहां ज़रूरत हो बाहर जाएं। ग्लव्स से याद रखिएगा कि चांसेस ऑफ कैरिंग जर्म्स बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते, तो आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एक और चीज़, मास्क वाइडली इस वक्त अवेलेबल है, सड़कों पे लोग चौक पे भी बेच रहे हैं, और कपड़े के मास्क भी हैं। एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि मास्क एक आदमी के लिए एक ही होता है। अगर एक घर में एक मास्क है और उसी को 2 या 3 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चांसेस बढ़ा रहे हैं। एक मास्क एक ही इस्तेमाल करें। और अगर कपड़े का मास्क है जो इतना इफेक्टिव नहीं है मगर फिर भी कदरे बचाता है, आप वापस आके उसे धोइए, इसलिए कि मास्क क्लॉग कर जाता है जब आप बाहर जाते हैं और जब उसमें सांस लेते हैं, तो उसका धोना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 3, वो सारी चीज़ें, वो हिदायत जो कि बेसिक हाइजीन से रिलेटेड है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, आप उसको फॉलो करें। बैलेंस डाइट लीजिए। आप अभी घरों में और बाहर नहीं निकल पा रहे तो एक रूटीन रखिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, अपनी मूवमेंट रखिए, मोटिवेटेड रहिए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हम इन्फेक्शन बचा सकते हैं और उसका फैलाव रोक सकते हैं, मगर हम मोर्टेलिटी जो है उसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। आप रेस्ट एश्योर, अगर आपने बीमारी रोक ली तो मोर्टेलिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। ये मिसकंसेप्शन जो कि यंगस्टर्स में ये नहीं होता, ये चेंज हो रहा है। 20% ऑफ द केसेस आज जो पूरी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं, उनका जो एज ग्रुप है वो 22 से 40 के दरमियान है। सो वो यंगस्टर ग्रुप जो कि 22-25 से ऊपर है और 40 के दरमियान है, 44 तक है, उसमें इन्फेक्शंस हैं। ये ज़रूर है कि उनमें माइल्ड है, उनमें मोर्टेलिटी कम है। सो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट ये है कि यंगस्टर्स कैन प्ले अ नेगेटिव रोल, कि वो लगा कर अपने एल्डरलीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अपने बुज़ुर्गों के लिए अपने घर में रहिए, फॉलो कीजिए, घर से बाहर ना निकलिए। इसके अलावा आई थिंक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज जो चीज़ है, हम देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन इवॉल्व हो रही है उसमें बहुत सा काम हो रहा है और हर तरफ हो रहा है, इसको मैनेज करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए। इंटरनेशनली वैक्सीनेशंस पे काम हो रहा है। अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है जो कि डॉक्टर अताउर रहमान की सरपरस्ती में विद द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आ रहा है। दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट देयर इनिशिएटिव फॉर अ वैक्सीन इन पाकिस्तान। वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बचाने के लिए, और वैक्सीन वही इम्पॉर्टेंट होगी जो कि आप लोकली डेवलप करेंगे, इसलिए कि वो ये वायरस जो हमारे रीजन में है उसके अगेंस्ट होगी। सो उस पे काम हो रहा है, दवाइयों पे काम हो रहा है, रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं कुछ एंटीवायरल्स के साथ इंटरनेशनली। वो डेटा कुछ दिनों में और सामने आ जाएगा। आई एम श्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम वील बी एबल टू इनकाउंटर एंड कंट्रोल दिस डिसीज।
पेशेंस की ज़रूरत है, कॉपरेशन की ज़रूरत है, साथ मिल के चलने की ज़रूरत है। लेट्स स्टैंड अप, लेट्स फाइट, लेट्स बी टुगेदर। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखिए। एंड आई थिंक दैट हम इससे अल्लाह की मदद से और इन चीज़ों को फॉलो करके बड़ी अच्छी तरह से निकल आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। इसमें हमारे साथ एक्सपर्ट थे डॉक्टर शहजाद ज़हीर कुरैशी। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यही था कि आप तक ये मैसेज पहुंच जाए कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर खुदा न खास्ता उस फेज़ में हम चले गए जहाँ डिजीज़ बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली स्प्रेड होती है, तो बहुत मुश्किल होगा इसको कंट्रोल करना। अपना, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे ताहिर महमूद को एजे हेल्थ पॉइंट से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।